हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए फिर से एक सीडीपी का सेशन लेकर के आई हूँ। अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस को देखा है तो मैंने आपको 3 थ्योरीज यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी में कराई थी एक ही साथ, जो कि थी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इसके साथ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी कोलबर्ग की, और वाइगोत्स्की का सोशो कल्चर सिद्धांत भी आपके साथ डिस्कस किया था। उनके एमसीक्यूज मैंने नहीं कराए हैं बिकॉज मुझे लगता है 2 थ्योरी आपको और कर लेनी चाहिए ताकि आपको कंसेप्ट में और क्लियरिटी आए और आप क्वेश्चन जो है वो अच्छे से बना पाएंगे। तो 2 थ्योरी में आज जो है आपको डिस्कस करने वाली हूँ। एक रहेगी जेरोम ब्रूनर का, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, जस्ट लाइक पियाजे की थ्योरी। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी हम इसमें समझेंगे अच्छे से, बिकॉज कई बार क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कि जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो हम पढ़ते तो हैं कोलबर्ग, लेकिन सबसे पहले जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। तो उस थ्योरी के अंदर ऐसा क्या है और कोलबर्ग ने क्यों अपनी थ्योरी दी फिर बाद में नैतिक विकास की, तो वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। ओके, चलिए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं यहाँ पर जेरोम ब्रूनर को ही समझ लेते हैं। देखिए, जब भी हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो दो थ्योरी हम यहाँ पर मेजर तरीके से पढ़ते हैं। वन इज जीन पियाजे, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, और सेकंड वन इज जेरोम ब्रूनर। इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की ही बात की है, बट इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को भी समझेंगे। पहले आप समझो कि ये कौन है और इनकी इस थ्योरी को क्या क्या बोला जाता है, साथ ही इन्होंने अपनी इस थ्योरी में यहाँ पर क्या क्या दिया है। तो बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स आपके लिए लेकर के आई हूँ, और साथ में ये चीजें आपको नोट सेक्शन के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से ऐड भी हो रही है। आप सीडीपी बाल विकास का जो फोल्डर है कंटेंट वाला, उसको खोलेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको ये वाली जो स्लाइड्स है ये भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। ओके, जेरोम ब्रूनर जो थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा कि जो लर्निंग है वो कैसी प्रोसेस होती है, एक एक्टिव प्रोसेस होती है, एक सक्रिय यहाँ पर प्रक्रिया होती है। ये बात तो जीन पियाजे भी बोलते थे कि बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण क्या करता है, अभी एक्टिव तरीके से होकर ही करता है, बच्चा पैसिव नहीं होता है। और ये एक नेगेटिव टर्म होती है, पैसिव को आप कभी भी मार्क नहीं करेंगे। बच्चा का हमेशा कैसे सीखता है, सक्रिय होकर के एक्टिव तरीके से ही सीखता है। चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंटरेक्शन एंड डिस्कवरी। अब ये बात तो जीन पियाजे ने भी कहा था कि बच्चा जो है वो अंतःक्रिया करते हुए सीखता है, इंटरेक्शन करते हुए सीखता है, और डिस्कवरी यानी खोज के माध्यम से सीखता है। बट डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ये बात करते कि बच्चा जो है वो सोशली सबके साथ मिलकर के चीजों को सीखता है, इंटरेक्शन करते हुए सीखता है, जबकि जीन पियाजे कहते थे बच्चा इंडिविजुअली सीखता है। बच्चे को उन्होंने क्या बोला था, लिटिल साइंटिस्ट कहा था कि ये छोटे वैज्ञानिक होते हैं जो अपना खोज खुद से करते हैं और खुद से चीजों को सीखते हैं, जबकि ये कहते हैं कि नहीं, हम सबके साथ मिलकर के चीजों को सीखते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ध्यान देना, इनकी जो ये थ्योरी है, ये जो जेरोम ब्रूनर का कॉग्निटिव सिद्धांत है, इनको अदर नामों से भी जाना जाता है, तो आप ये चीज भी मेंशन कर लीजिएगा। इसे मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी भी कहा जाता है, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है, खोज आधारित अधिगम सिद्धांत। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी कहा जाता है, और स्ट्रक्चरल लर्निंग थ्योरी भी इसको कहा जाता है। तो ये आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब डेवलपमेंट के जब हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आते हैं कि ये कैसा है, एक सतत प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है। थ्रू आउट द लाइफ जो है आपके पूरे जीवन का जो डेवलपमेंट है वो है चलता रहता है। ठीक है, थ्रू आउट द जीवन क्या चलता रहता है, चलता रहता है। अब जैसे पियाजे ने फिक्स्ड क्या दी थी, स्टेजेस दी थी। पियाजे ने क्या दी थी, 4 चरणों की बात की थी संज्ञानात्मक विकास में, और कहा था कि बच्चा स्ट्रिक्टली इन एज के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, डेवलप होता है। ऐसा कहना किसका था, पियाजे का। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इन्होंने अपने 3 मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, और यू कैन से 3 स्टेजेस दी है, जिसमें ऐसा कुछ कहीं पर भी नहीं लिखा है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि बच्चा स्ट्रिक्टली ऐसे ही डेवलप करेगा। नहीं, ऐसा एज रिलेटेड कोई भी क्राइटेरिया जो है ब्रूनर ने नहीं दिया। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में एक तरीके से, कि इन्होंने कोई भी फिक्स्ड स्टेज नहीं दी है पियाजे की तरह। ओके, इन्होंने भी कहा है कि जो विकास है वो कंटिन्यूस रहेगा आपकी थ्रू आउट द लाइफ, जो वो चलता रहेगा, बट क्या है, किसी भी ऐसे फिक्स्ड स्टेज में नहीं होगा कि भाई आपका मेंशन कर दिया कि सेंसरी मोटर में बच्चा यही कर लेगा, प्री ऑपरेशन में बच्चे को इतना हो जाना चाहिए, ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं। ओके, चलिए अब बात करते हैं मेन चीजों के बारे में कि इन्होंने अपनी इस थ्योरी में कितने चरणों की यहाँ पर बात की है। तो इन्होंने जो है वो 3 मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात की। ठीक है, बहुत छोटी थ्योरी, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। प्रस्तुतिकरण के 3 चरणों की यहाँ पर बात की है। सबसे वन है इनएक्टिव स्टेज, जिसे क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। सेकेंड वन इज आइकॉनिक स्टेज, जिसे चित्रात्मक अवस्था कहा जाता है। एंड थर्ड वन इज सिंबॉलिक स्टेज, जिसे प्रतीकात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये 0 से 18 मंथ तक की बात करी गई है। ये रहेगा आपका 18 मंथ से
18 मंथ से 6 ईयर तक की बात करी गई है। ओके, और ये आपका क्या रहेगा 7+ ईयर्स तक के लिए बात की गई है, ये वाली पर्टिकुलर। ठीक है, हालांकि एज रिलेटेड ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है स्ट्रिक्ट तरीके से कि इसी के अंदर ये सारी चीजें हों। ठीक है ना, बस आपको बता दिया है कि अगर आपसे पूछा जाए ईयर वाइज तो आप इनको ऐसे मार्क करेंगे। चलिए, इनएक्टिव क्या है? अब देखो 0 से 18 महीने का ये बच्चा एक तरीके से, ठीक है, 2 साल से भी जो है कम बच्चा, ये 1.5 साल तक का ये बच्चा है। अब 1.5 साल तक का बच्चा क्या ही काम कर लेता है, अपने एक्शन से काम करता है। ठीक है, कोई भी चीज सीखेगा तो क्या है, लर्निंग बाय डूइंग से, अपने कार्य करने से, खुद को फिजिकली कुछ कोई चीजें एक्सप्लोर करेगा तभी बच्चा सीखेगा। आप उसको ऐसे वर्बली नहीं बोल सकते हो, जब तक वो खुद नहीं करेगा उसको वो चीज नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसे नॉलेज थ्रू आउट मोटर एक्टिविटी, जब तक खुद नहीं करेगा। जैसे एक बच्चा अगर साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है, एक बच्चा अगर साइकिल चलाना यहाँ पर सीख रहा है तो वो कब सीखेगा, जब तक वो खुद से नहीं सीख लेगा। ठीक है, जब तक वो खुद से उसको फिजिकली एक्सपीरियंस नहीं करेगा, खुद से पैडल नहीं चलाएगा, तभी वो उस चीज को सीख पाएगा। तो ये क्या है, इनएक्टिव स्टेज है। जैसे अगर कोई बच्चे को आप खिलौना दे रहे हो तो जब तक वो उसको शेक नहीं कर लेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि ये जो टॉय है वो इस तरीके का साउंड निकालता है, ऐसे वो जो है शेक करता है। ठीक है, जब तक वो उस रेटल को, उस खिलौने को जब तक खुद से नहीं करेगा। तो ये क्या है, खुद के द्वारा एक्टिविटी जो हम करते हैं, जो बच्चा, छोटा बच्चा करते हुए सीखता है, ये वो वाली स्टेज है। समझ में आई चीजें? इनएक्टिव स्टेज। सेकंड वन है आइकॉनिक स्टेज। यहाँ पर बच्चा किस तरीके से सीखता है, यहाँ पर बच्चा इमेजेस के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से और यू कैन से आइकन के माध्यम से सीखता है। ओके, अगर मैंने किसी बच्चे को कहा कि एप्पल, तो वो उसके दिमाग में जो इमेज है, मैंने उसको अगर एप्पल दिखाया है तो वो इमेज उसके दिमाग में सेट हो जाएगी। फिर कभी आप अगर आप उसके सामने एप्पल का नाम लोगे तो वो एकदम से उसके दिमाग में रिफ्लेक्ट करेगा कि एप्पल जो होता है वो इस रेड कलर का होता है, इस शेप का होता है। तो बच्चा यहाँ पर कैसे काम करता है, इमेजेस के थ्रू काम करता है, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसके माइंड में बने हुए हैं उस पर जो है वो बच्चा काम करता है। ठीक है, अगर मैथ में जैसे लुकिंग एट पिक्चर, किसी भी पिक्चर को देख करके वो चीजों को क्या कर सकता है, बता सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैथ में मुझे किसी बच्चे को बताना है 4+2 कितना होता है, तो वो डायरेक्टली 6 नहीं लिखेगा। यहाँ पर आप कैसे करवाते हो उसको, लेट्स से 4 टॉफियां हैं। ठीक है, 4 क्या है, टॉफियां हैं भाई, ऐसे देख लीजिए, ऐसे 4 टॉफियां हैं, फिर प्लस में हम उससे क्या करवाएंगे, प्लस में हम उससे 2 टॉफियां यहाँ पर और बनवाएंगे। फिर आप उससे क्या करते हो, कैलकुलेशन यहाँ पर करवाते हो, फिर बच्चा गिनता है 1 2 3 4 5 6, तो तब वो जाकर के यहाँ पर क्या करता है, आंसर। ठीक है, तो ऐसे पिक्चर के थ्रू बच्चा क्या करता है, काम करता है। तो ये क्या है, आइकॉनिक स्टेज है। एंड थर्ड वन इज सिंबॉलिक स्टेज। यहाँ पर बच्चा लैंग्वेज से जो है डील करता है, सिंबल से डील करता है। ठीक है, कोड से जो है बच्चा डील करता है। इसके साथ साथ बच्चा यहाँ पर फॉर्मूलाज भी अच्छी तरीके से समझ जाता है। बिकॉज आप एज देखिए, यहाँ पर एज क्या है, 7+ ईयर्स है, और 7+ ईयर्स में बच्चा इजिली इन चीजों को कैच कर लेता है। लॉजिकली जो है बच्चा हल्का फुल्का यहाँ पर सोचने लग जाता है। ठीक है, ध्यान देना, जीन पियाजे की जो सेंसरी मोटर स्टेज है ना, जीन पियाजे की जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो ब्रूनर की इनएक्टिव स्टेज से क्या है, करेक्ट है। जीन पियाजे का जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो आइकॉनिक स्टेज के साथ लिंक करता है, और जीन पियाजे का जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो सिंबॉलिक स्टेज के साथ लिंक करता है, अगर आपसे पूछ ले। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पर कहा 4+2, जैसे पिक्चर के थ्रू बच्चा 6 कर रहा था, यहाँ पर बच्चा बिना पिक्चर के थ्रू इजिली यहाँ पर कर सकता है कि 4+2 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा रीडिंग, राइटिंग, ये सब चीजें सीख जाता है। और जैसे मैंने कहा था कि एप्पल है, ओके, एप्पल है, अब एप्पल में यहाँ पे तो भाई उसके दिमाग में पिक्चर बन जाएगा कि अच्छा एप्पल ऐसा होता है। यहाँ पर उसको इजीली पता है भाई एप्पल क्या होता है। एप्पल क्या है भाई, फ्रूट की एक तरीके से एक स्पीसीज होती है भाई, फ्रूट के अंदर आपके एप्पल जो सारी चीजें आती है। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग बच्चे को यहाँ पर जो है वो समझ में आती है। क्लियर है? तो ये 3 मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिए हैं इन्होंने जेरोम ब्रूनर। चलो अब देखो, लर्निंग एक्टिव है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लर्निंग एक्टिव है, चाइल्ड एक्टिव लर्न है, बिल्कुल है। डिस्कवरी लर्निंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बच्चा खोज आधारित जो है अधिगम यहाँ पर करता है। टीचिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए, अंतःक्रिया मतलब आपस में एक दूसरे के साथ पारस्परिक हो, सारी की सारी चीजें, अगर टीचिंग भी आप कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज देखो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। स्पाइरल करिकुलम, डिस्कवरी लर्निंग और स्केफोल्डिंग, इन तीनों के बारे में किसने बात किया है, इन तीनों टर्म्स के बारे में जेरोम ब्रूनर ने बात किया। किसने बात किया है, जेरोम ब्रूनर। ठीक है, अगर आपको याद हो स्केफोल्डिंग हम ऑलरेडी जो है पढ़ के आ चुके हैं।
तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या मार्क अगर आपसे पूछ ले स्केफोल्डिंग जो टर्म है, ये जो शब्द है, ये जो क्या बोलते हैं टर्म को हिंदी में, किसने दिया है, तो स्केफोल्डिंग के बारे में बात जेरोम ब्रूनर ने की है। हम पढ़ते इसको वाइगोट्स्की में है, तो आप वाइगोट्स्की मार्क नहीं करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि किसने दिया है स्केफोल्डिंग का टर्म, तो किसने दिया है, जेरोम ब्रूनर ने दिया है। और स्केफोल्डिंग पता है ना आपको क्या होती है, कि भाई इसको 1976 के अराउंड यहाँ पर दिया गया था, और ये वो एक हेल्प होती है, ठीक है। स्केफोल्डिंग क्या होती है, ये वो एक हेल्प होती है, एक मदद होती है। और कैसी मदद होती है, एक टेम्परेरी हेल्प होती है जो हम किसी भी बच्चे को देते हैं ताकि वो अपने पोटेंशियल को, जो वो काम करना चाहता है उसको वो हासिल कर ले। ऐसा हमने वाइगोत्स्की के टाइम पर पढ़ा है, अभी जस्ट पीछे पढ़ कर गए हैं। तो ये जो स्केफोल्डिंग क्या है, टीचर और अडल्ट जो है वो एक सपोर्ट बच्चे को यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, एंड ग्रेजुअली रिड्यूस इट एज द चाइल्ड बिकम्स इंडिपेंडेंट। और ये हेल्प उस बच्चे को हम तब तक ही देते हैं जब तक उस बच्चे को उस हेल्प की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही हमें लगता है कि बच्चे को वो चीजें आ गई है तो हम उस हेल्प को वापस से छीन लेते हैं, फिर हम उसे वो मदद नहीं देते, ठीक है। तो वो सिर्फ बच्चे को एक पुश करने के लिए वो जो हम हेल्प दे रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्केफोल्ड, सहारा प्रदान करना, और इसको पाड़ ढांचा ऐसे भी कुछ बोलते हैं, ठीक है, मचान भी बोलते हैं। तो स्केफोल्डिंग का टर्म किसने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने, कंसेप्ट वही रहेगा। इसके अलावा डिस्कवरी लर्निंग के बारे में किसने बात की है, जेरोम ब्रूनर ने। किसने बात की है, जेरोम ब्रूनर ने, खोज आधारित अधिगम। चिल्ड्रन जो बच्चे जो है वो अपना बेस्ट तभी लर्न करते हैं जब वो एक्टिवली डिस्कवर करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी है टीचर है, मान लो कैसे बच्चे बैठे हुए हो, टीचर बैठा करके अपना बोल करके चला गया, बच्चों ने बस लिख लिया, दैट्स इट, तो वो कोई लर्निंग नहीं होती है। टीचर अगर कोई प्रोजेक्ट दे रहा है, बच्चे एक्टिवली उसको खुद से खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, न्यूज़पेपर सर्च कर रहे हैं, कोई बुक में सर्च कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका, आप डिस्कवर कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो वो उससे क्या होता है, आपके एक्सप्लोर करने की जो चीज़ें वो भी बढ़ती है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका ज्ञान यहाँ पर बढ़ता है। तो ये लर्निंग भी किसने दी है, जेरोम ब्रूनर ने, ठीक है। इसके अलावा कहा है कि जो करिकुलम है स्पाइरल होता है, ये किसने कहा है, ये भी जेरोम ब्रूनर ने कहा, ठीक है। आपकी जो लर्निंग होती है ना, जो लर्निंग होती है वो कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं चलती है, लर्निंग कभी भी लीनियर नहीं होती है, ठीक है। कभी भी एक पाथ में नहीं चलती है, लीनियर जो है वो नहीं होती है, बल्कि आपका जो लर्निंग है वो किस तरीके से होता है, स्पाइरल फॉर्म में, ऐसे सर्किल होता है। हम लोग पढ़ के भी आए हैं, जब हमने प्रिंसिपल करे थे ना तब हम पढ़ के आए हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये जो कंसेप्ट है ब्रूनर ने 1960 में दिया था, एनी सब्जेक्ट, अच्छा इसको ये ऐसे समझो स्पाइरल का मतलब क्या होता है, स्पाइरल का मतलब होता है कि इस तरीके से चलना, ठीक है। और जब ऐसे चल रहे हो आप, तो आप एक देख रहे हो कि एक ही बेस के ऊपर आप जो है ऊपर बढ़ते हुए जा रहे हो, ठीक है, एक ही बेस के ऊपर आप जो है ऊपर बढ़ते हुए जा रहे हो। इसमें क्या होता है कि आप जो है, जो कंसेप्ट, अगर कोई आप टॉपिक सीख रहे हो तो वो जो बेस है वो तो सेम रहेगा, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे उस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जटिलता जो है वो बढ़ती चली जाती है, और आपकी नॉलेज भी बिल्डअप होती चली जाती है। इसको आप ऐसे समझेंगे, जैसे कैसे समझोगे, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकना, इधर देखो। जैसे हम लोग उसमें पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं, एक सेकंड, अच्छा इसमें ही लिख सकते हैं, ओके, ऐसे देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग उसमें पढ़ते हैं, किसमें, मैथ में हम पढ़ते हैं, ओके। मैथ में लेट से हमें एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पढ़ना है, दैट इज क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो, लेट से फ्रैक्शन हम लेते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन हम लेते हैं। अब फ्रैक्शन आपको पता है भाई, तीसरी चौथी पांचवी से ये चीजें जो वो शुरू हो जाती है, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ से जो चीजें वो शुरू हो जाती है। लेट से आपने थर्ड में जो है इस फ्रैक्शन वाले टॉपिक को पढ़ा, भाई ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, 1 बाई ऐसे करके होता है, भाई फ्रैक्शन क्या होती है, 6/7, 7 बाई ऐसे फ्रैक्शन होती है, ठीक है। तो इनको जब आप थर्ड में पढ़ते हो तो आप बेसिक से पढ़ते हो, फिर आप जब फोर्थ में जाएंगे तो आप हल्का सा लेवल उसका और हाई कर देंगे, आप फिफ्थ में जाओगे तो हल्का सा लेवल उसका और हाई कर देंगे, आप सेवंथ में जाओगे तो और हाई कर दोगे। तो बेस तो आपका वही है, ठीक है, कंसेप्ट तो आपका क्या है, वही सेम है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसी के ऊपर ही नए ज्ञान को बिल्डअप कर रहे हो, और आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलता है, वो भी क्या हो रही है, बढ़ती जाती है, ठीक है। साथ साथ आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी जो जटिलता है वो भी बढ़ती जाती है। तो हम क्या करते हैं स्पाइरल इस करिकुलम में, ये जो स्पाइरल करिकुलम इसमें क्या करते हैं, हम कंटेंट के अंदर रिविजिट करते हैं, ठीक है। जो हम कंटेंट स्टार्टिंग में कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिविजिट कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, अपने ज्ञान को क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। और ये ज्ञान किस पर ही बिल्टअप हो रहा है, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था इसके ऊपर ही आप धीरे धीरे बिल्टअप करते हुए जा रहे हो।
दिस इज स्पाइरल करिकुलम। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो बस इतनी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये जो कंसेप्ट है स्पाइरल करिकुलम का और साथ में डिस्कवरी लर्निंग किस द्वारा दिया गया था, स्केफ फोल्डिंग, ये सब जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया। क्लियर बात है? चलो आप देखो डिफरेंस, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हम डिफरेंस, बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए दोनों ने अलग अलग दिया है तो क्यों दिया। ओके, चलिए ब्रूनर और पियाजे की थ्योरी की बात करते हैं। तो डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर जो है, विकासात्मक संरचना की अगर बात करें तो पियाजे ने फिक्स्ड स्टेज दिए, ठीक है। जो चरण है वो फिक्स्ड है, निश्चित चरण है। और कितने चरणों की यहाँ पर बात करी है, सेंसरी मोटर टू फॉर्मल, यानी कि 4 चरणों की यहाँ पर पियाजे ने बात करी है जो कि फिक्स्ड है। और ये कहा कि बच्चे का डेवलपमेंट इसी अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। इस स्टेज में बच्चे को ये हो जाना चाहिए, उसी स्टेज में होगा। जबकि ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट जो है वो कैसी है, वो कॉन्टिन्यूअस है। इन्होंने कॉन्टिन्यूटी की भी बात नहीं करी, उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा कॉन्टिन्यूअस है। और किस करिकुलम की बात करी, इन्होंने बात करी स्पाइरल करिकुलम की, जस्ट हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। अगर रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन की बात करें तो चाइल्ड जो है, बच्चा यहाँ पर इंडिपेंडेंट यहाँ पर चीजों को सीख रहा होता है। बच्चों को इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट कहा था, छोटे वैज्ञानिक होते हैं और खुद से इंडिविजुअली यानी कि एकल रूप से क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। अपना जो मैचुरेशन है ना, साथ में इन्होंने मैचुरेशन की भी बात करी, ठीक है, परिपक्वता की बात करी। और जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हमने स्कीमा पढ़ा था, हमने एसिमिलेशन पढ़ा था, अकोमोडेशन पढ़ा था ना, उस चीज की इन्होंने बात करी। जबकि इन्होंने कहा कि लर्निंग कैसा होता है, सोशल होता है, ठीक है, सामाजिक होता है। आप इंटरेक्शन तो कर रहे हो बट सबके साथ कर रहे हो, ठीक है, तो सोशल होता है। और इन्होंने स्केफ फोल्डिंग की बात करी कि कोई भी एक बड़ा होता है जो हमें क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है, ताकि हम अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकें। ओके, तो ये चीजें यहाँ पर, ये डिफरेंस हुआ। अब जब हम बात करते हैं और डिफरेंस की, तो लर्निंग प्रोसेस का अधिगम प्रक्रिया की बात करते हैं, तो ये बात करते हैं मैचुरेशन की, परिपक्वता की और मेंटल स्ट्रक्चर, जो जस्ट मैंने जो अभी आपको बताया था, ठीक है, जिसमें हम किसकी बात करते थे, स्कीमा की, ठीक है, जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज था, स्टार्टिंग में जो नॉलेज हमारे पास थी उसकी ये यहाँ पर ये बात करते हैं। और मेंटल रिप्रेजेंटेशन मतलब माइंड में क्या चीज सेट है उसकी बात करेंगे। जबकि ये डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं और हम एक्सप्लोर करते हुए चीजों को सीखते हैं। उसके अलावा मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो स्टेज पर होती है, यानी कि 4 स्टेज, और चारों स्टेज जो है वो एज के साथ बाउंड कर दी इन्होंने, ठीक है। इन्होंने 3 मोड यहाँ पर बताए, लेकिन स्ट्रिक्टली जो है वो एज बाउंड नहीं होती है, स्ट्रिक्टली जो है वो एज बाउंड नहीं होती है, ठीक है। ये इनएक्टिव है, ठीक है, ये एक्शन बेस्ड है, क्रिया आधारित है, ये आइकोनिक है, ये पिक्चर बेस्ड है, वो चित्र आधारित है, सिंबल आधारित है। और ये है सिंबॉलिक, जो कि लैंग्वेज आधारित है, और इसमें कोड फॉर्मूला ये सारी चीजें हम यूज जो है वो करने लग जाते हैं। रोल ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में तो पियाजे बहुत बात ही नहीं करते, बहुत कम बात करते हैं। जबकि यहाँ पर ये क्या कहा गया है कि अगर आप सोशली सीख रहे हो तो डेफिनेट सी बात है आपको लैंग्वेज की जरूरत होगी। लैंग्वेज इज की फॉर थिंकिंग, लैंग्वेज का जो है बहुत जरूरी रोल इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रूनर एंड पियाजे। चलो अगर क्विक समरी की बात करें, ठीक है, पियाजे जो है वो क्या है, स्टेज बेस्ड इंडिविजुअल लर्निंग है, और ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, सोशल है और डिस्कवरी है। जस्ट हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया है। क्लियर, ये थ्योरी यहाँ पर समझ में आई होप आपको समझ में आई होगी। अब बात चलते हैं भाई मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो जब हम मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहले जीन पियाजे ने ही अपनी इस थ्योरी को दिया था। और इस थ्योरी को चूंकि इन्होंने कॉन्टिन्यूटी के फॉर्म में नहीं दिया, सिर्फ 2 स्टेजेस की बात करी, इसीलिए इनकी थ्योरी को ही आगे बढ़ा करके कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेज की बात करी, ठीक है। तो अगर बात करी जाए कि जो कोहलबर्ग की थ्योरी है वो किनकी थ्योरी पर आधारित है, तो वो जीन पियाजे की नैतिक विकास सिद्धांत के ऊपर ही आधारित है, जो कि कोहलबर्ग की थ्योरी है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते। ओके, अब जब हम बात करते हैं मीनिंग की, तो भाई प्रोसेस ऑफ लर्निंग राइट, मैंने कहा कि मोरालिटी क्या होता है, नैतिकता क्या होती है, कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, और इसके पीछे आप क्या तर्क दे रहे हो, कि अगर कोई चीज आप रॉन्ग बता रहे हो तो क्या कारण है आपका, आप कोई चीज सही बता रहे हो तो उसके पीछे आपका क्या कारण है, दिस इज मोरालिटी, ठीक है। चलो इट इज लिंक्ड विद सोशलाइजेशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इन्होंने क्योंकि यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की दी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने जो मोरल डेवलपमेंट है उसको भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ लिंक किया, कि जैसे जैसे हमारा माइंड डेवलप होता रहता है, जैसे जैसे हम लोग कॉग्निटिवली डेवलप होते रहते हैं, वैसे वैसे हमारी जो मोरालिटी है वो भी डेवलप होती रहती है, विच इज ट्रू, ठीक है। इट डेवलप्स ग्रेजुअली विद द एज एंड एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आपका अनुभव होते हैं, आपकी मोरालिटी भी डेवलप होती चली जाती है। पियाजे के अगर व्यू की बात करें, दृष्टिकोण की बात करें,
तो पियाजे कहते हैं कि बच्चे पहले एक्सटर्नली रूल को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर नियमों की हम बात करते हैं, ठीक है। बच्चे कहते हैं नियम पहले बाहरी तरफ से मानते हैं, उनको पहले नहीं पता होता कि नियम माने, लेकिन बाद में जो है सेल्फ उनके अंदर चीजें आ जाती है, सेल्फ उनकी मोरालिटी आ जाती है और वो इंटरनली ही बातों को मानने लग जाती है। दो तरीके की मोरालिटी की बात करते हैं पियाजे। कितने प्रकार की नैतिकता थी? दो। एक मोरालिटी ऐसी जो कि बेस्ड ऑन अदर्स है, दूसरों पर आधारित है, आपके अंदर सेल्फ नहीं है। एक मोरालिटी ऐसी जो कि आपके खुद के ऊपर आधारित है, कि आपके अंदर आपको पता चल गया व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। ये वाली कौन सी है? आउटसाइड से इम्पोज है, बाहर से आपको बताया गया है कि ये चीज आपको माननी पड़ेगी बिकॉज ये रूल, ये नियम है। ओके, तो ये जो मोरालिटी बेस्ड ऑन अदर्स है ये आपका ये वाला है, एंड ये जो मोरालिटी बेस्ड ऑन सेल्फ है वो आपका ऑटोनोमस मोरालिटी है। अभी समझेंगे दोनों को, ठीक है। व्हाट इज हेटेरोनोमस एंड व्हाट इज ऑटोनोमस। तो पहली चीज तो ये कितने स्टेज इन्होंने दिए हैं? दो स्टेज यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। आगे कुछ और चीजें भी है, एक ऑटोनोमस मोरालिटी, एक हेटेरोनोमस मोरालिटी। ओके, ऑटोनोमस पता है आपको, स्वायत्ता, मतलब जब आपके अंदर सेल्फ मोरालिटी आ गई है वो आपके दूसरे नंबर की है। और हेटेरोनोमस मोरालिटी पराधीन नैतिकता, मतलब आपके अंदर अभी आई नहीं है, ठीक है। एज को ध्यान में रख लेना, 7 से 8, आपको यहाँ से 5 से 9 भाई ऐसे कुछ लिखा मिल सकता है। तो 8-9 से पहले का जो स्टेज है वो आपका हेटेरोनोमस होता है, और उसके बाद वाला जो एज है आपका ये ऑटोनोमस होता है, ठीक है। ध्यान देना इस चीज को। चलो, आप यहाँ पर क्या है इस पर्टिकुलर सीन में, अब चूंकि यहाँ पर मोरालिटी जो है वो आउटसाइड से इम्पोज है, बेस्ड ऑन अदर है, आपके सेल्फ जो है बच्चे में मोरालिटी नहीं आई है, नैतिकता नहीं आई है, उनको नहीं पता है क्या गलत है क्या सही है, तो इनके अकॉर्डिंग रूल्स क्या होते हैं? वो फिक्स्ड होते हैं, और वो किसी भी कानून बनाने वाले के द्वारा हमें दिए गए हैं और उन पे हमें मानना होगा, ठीक है। इस प्रकार के स्टेज के अंदर बच्चे क्या सोचते हैं कि जो नियम है हमारे मानने के लिए बनाए गए हैं, अगर हम उनको नहीं मानेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। जो रूल है वो कैसे होते हैं? वो डिवाइन लाइक होते हैं। कैसे होते हैं? डिवाइन लाइक, यानी कि देवी तुल्य होते हैं, ठीक है। देवी तुल्य होते हैं, मतलब देवी के बराबर होते हैं। भाई आपको इनको मानना ही मानना होगा, अगर आप नहीं मानोगे तो भगवान आपको पनिशमेंट देंगे। इमीडिएट जस्टिस होगा, ठीक है। इमीडिएट जस्टिस होगा, तुरंत आपको यहाँ पर क्या होगा? दंड दिया जाएगा अगर आप कोई भी रूल को ब्रेक करोगे। कोई रूल अगर बना दिया तो वो मानने के लिए बनाया है और आपको किसी भी हाल में मानना होगा। फिर अगर आप उसको तोड़ते हो तो ये नहीं देखा जाएगा कि आपका इंटेंशन क्या है, ठीक है। आपने वो चीज गलत करी है, मतलब वो गलत में काउंट की जाएगी। ये किस पर्टिकुलर में है? ये इसमें है। रूल को फॉलो करोगे विदाउट क्वेश्चन, पनिशमेंट और कॉन्सिक्वेंसेस पर आधारित है, ठीक है। इंटेंशंस को इग्नोर किया जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि आपने रेड लाइट तोड़ी है। अगर आपने रेड लाइट को रेड लाइट पर एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर आपने रेड लाइट तोड़ी है तो ये नहीं देखा जाएगा किस इंटेंशन के साथ तोड़ी है, ठीक है। इस प्रकार की मोरालिटी में अगर आपकी एम्बुलेंस में अगर गाड़ी में कोई बंदा कोई बैठा हुआ जिसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर के जाना है, तो ये नहीं देखा जाएगा वो कितने नीड में है, रूल तोड़ दिया मतलब तुम पे फाइन लगेगा, ओके। तो ये है सारी चीजें, और आपको दंड दिया जाएगा क्यों किया आपने वो, ठीक है। तो रूल आपके भलाई के लिए बनाए गए, आपको उसको मानना ही मानना पड़ेगा। डिवाइन लाइक है, देवी तुल्य है, और इमीडिएट पनिशमेंट और यू कैन से जस्टिस की बात इस प्रकार के स्टेज में यहाँ पर की गई, ओके। अब बात करते हैं ऑटोनोमस मोरालिटी। ऑटो मतलब आ गई है भाई आपके अंदर मोरालिटी, धीरे धीरे अब आपको पता चल गया है कि क्या सही है क्या गलत है। अब आपको पता चल गया है कि कोई चीज गलत हो रही है, तो अगर वो एक्चुअल में गलत हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, वापस बदल सकते हो ऐसे नियमों को जो आपकी भलाई के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भाई 10 साल के प्लस की है, चाइल्ड डेवलप ऑन मोरालिटी, खुद की नैतिकता आ गई है। रूल जो फ्लेक्सिबल है, वहां पर फ्लेक्सिबल नहीं थे, ठीक है। वहां पर आप चेंज नहीं कर सकते थे, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला है, यू कैन चेंज, ठीक है। और बहुत सारे लोग अगर आपके फेवर में है तो मिल करके उस नियम को बदला जा सकता है, ठीक है, आप बदल सकते हो। फोकस ऑन इंटेंशन, यहाँ पर आपके इरादों को देखा जाएगा कि आपने कोई चीज गलत करी है अकॉर्डिंग टू रूल, तो किस इंटेंशन के साथ करी है, आपका इरादा क्या है उसके पीछे, वो देखा जाएगा। और वो सही है तो मतलब ठीक है, आप तोड़ सकते हो, ठीक है ना। जस्टिस इज फेयर एंड नेगोशिएबल, निष्पक्ष समझौते योग्य होगा आपका जो न्याय होगा, ठीक है। तो मोरल रिलेटिविज्म की स्टेज है ये, ध्यान देना। ये कौन सी स्टेज है? मोरल रिलेटिविज्म की। और मोरल रियलिज्म की स्टेज कौन सी होगी? हेटेरोनोमस वाली। क्लियर है? समझ में आया? डेफिनेशन तो छोड़ दो, अभी क्या डेफिनेशन करना है, ठीक है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और आप क्या करके देते हो वो आपका मोरालिटी है। चलो अब ना ध्यान देना, मैंने आपके क्वेश्चन पेपर में समटाइम्स कुछ ऐसे टर्म्स भी देखे हैं जो आपको समझ लेने चाहिए, बिकॉज 1-2 बार मैंने देखे हैं इसके रिगार्डिंग। तो कुछ और 4 प्रकार के यहाँ पर जो मोरालिटी है उसके बारे में जिनकी आज हम यहाँ पर बात करते हैं।
और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एनोमी है, विदाउट लो, हेटेरोनॉमी, अथॉरिटी है, अगर किसी ने प्रीवियस क्वेश्चन करा हो तो एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा। हेटेरोनॉमी रेसिप्रोसिटी है, एंड फोर्थ वन इज ऑटोनॉमी एडोलेसेंस। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये चीजें है। देखो, एनोमी विदाउट लो, 5 साल से कम ये बच्चा है, छोटा सा बच्चा है 5 साल से कम, ठीक है ना, छोटा सा बच्चा है तो ऑब्वियसली बात है उसको पता नहीं है कि रूल क्या होते हैं, मोरालिटी क्या होती है, उसको नहीं पता, ठीक है, तो वो नॉन मोरल है और ए मोरल है। यहाँ पर वो उसको क्या सही लग रहा है, किस चीज में उसको प्लेजर मिल रहा है, किस चीज में उसको पेन मिल रहा है, उसको ये चीज है बस, ये चीज से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं करूंगा, ये चीज मुझे अच्छी लग रही है तो मैं करूंगा। उसको नहीं पता है व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, ये तो छोड़ दो, मतलब उसको रूल्स वगैरह के बारे में कोई आइडिया नहीं, ठीक है ना, तो रूल्स की कोई समझ नहीं है, और नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज है भाई, जो प्राकृतिक तरीके से चीजें हो रही है उसी हिसाब से काम करेगा, ठीक है, उसको कोई खिलौना चाहिए तो वो लेगा, रो के लेगा, हंस के लेगा, जैसे भी लेगा, बट उसको वो चीजें चाहिए, ठीक है ना, तो इसमें कोई भी लो वगैरह यहाँ पर काम नहीं करेगा। बात करें हेटेरोनॉमी अथॉरिटी की, 5 से 8 वर्ष की है यहाँ पर, जैसे हमने पीछे हेटेरोनोमस मोरालिटी करी थी ना, सेम है कि रूल्स जो है वो अडल्ट या फिर अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए हैं और आपको उसे मानना है, अगर आप मानेंगे तो आपको रिवार्ड्स मिलेंगे, नहीं मानेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, तो आपको मानने होंगे, मस्ट ओबे विदाउट क्वेश्चनिंग, आप बिना सवाल करे रूल्स को क्या करेंगे, मानेंगे। रिवार्ड और पनिशमेंट पर डिपेंड करता है, मोरालिटी क्या है, एक्सटर्नल है, आउटसाइड से इम्पोज करी जा रही है, आपको अभी नहीं पता है, आपको बाहर वाले से पता चल गया कि अच्छा ऐसे आपको नहीं करना चाहिए तो ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए, उसके पीछे फिर आप रीजनिंग नहीं लगा सकते हो कि एक बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, क्लियर। नेक्स्ट बात करें हेटेरोनॉमी रेसिप्रोसिटी की, 9 to 13 ईयर्स है। अब यहाँ पर क्या है, मोरालिटी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन विद पीयर्स, यहाँ पर क्या हल्का फुल्का मतलब कोऑपरेशन अब शुरू हो गया है 9 to 13 ईयर्स में, ठीक है। अब आप क्या है, आपके अंदर रेसिप्रोसिटी आ गई है, रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है कि जो चीज आपके लिए सही नहीं है वो आप दूसरों के साथ भी नहीं कर सकते, ठीक है, जो चीज आपको लगता है कि आपको आपके लिए दुखदाई है तो आप दूसरों के साथ नहीं कर सकते उस चीज, ठीक है। ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड, आप दूसरों को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप चाहते हो कि वो आपको ट्रीट करे, ठीक है। तो इसमें ग्रुप कंफर्मिटी, अगर कोई चीज आपको चेंज करनी है तो आपको पहले कंफर्मेशन लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पीयर्स में यहाँ पर बच्चा जो शामिल हो गया और आप कुछ करना चाहते हो तो आप अपने पीयर से पूछेंगे कि भाई क्या हम ऐसे कर सकते हैं, तो कंफर्मेशन लेनी यहाँ पर जरूरी हो गई। अब आप टोटली आंख मूंद करके आउटसाइड से इम्पोज नहीं है, अब आप सोच सकते हो चीजों के बारे में, ठीक है, बट कंफर्मेशन यहाँ पर जरूरी है। ओके, रेसिप्रोसिटी आ गई है, मतलब पारस्परिकता जो है वो विकसित हो गई है, जो मैंने जस्ट बताया कि जो आप झेल नहीं सकते वो आप दूसरों के साथ कर नहीं सकते, ठीक है। फोर्थ वन इज ऑटोनॉमी, एडोलेसेंस 13 to 18 ईयर्स है ये, ठीक है, स्वायत्त किशोरावस्था है। अब यहाँ पर फुल्ली सब लोग समझदार हो गए हैं, सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, अब आप अपने काम के लिए इजीली क्या रेस्पॉन्सिबल हो, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, फेयरनेस जस्टिस हर चीज के बारे में आपको ज्ञान है यहाँ पर, ठीक है। अपनी खुद की राइट एंड रॉन्ग का सेंस आपके अंदर आ गया है, मोरालिटी इंटरनल हो गई है, इंडिपेंडेंट हो गई है, और इसे इक्विटी स्टेज में यहाँ पर कहा जाता है, तो ये 4th नंबर वाली, ठीक है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन या तो इससे पूछा गया था प्रीवियस ईयर में या फिर आई थिंक इससे पूछा गया था, तो आपको प्लीज एज वाइज और ऐसे चीजें याद कर लीजिए। समरी की बात करें, एनोमी नो रूल्स है, कोई नियम नहीं है, अथॉरिटी वाला है ये सेकंड वाला जो है वो, ठीक है, उसमें अडल्ट्स की बात को आप फॉलो करेंगे, रेसिप्रोसिटी है थर्ड वाला जो है वो, ठीक है, ये थर्ड वाला है एटोनॉमी रेसिप्रोसिटी, कॉपरेशन की भावना रहेगी, सहयोग की भावना रहेगी, ठीक है, आप एकदम से ऐसे नहीं कर सकते नहीं मुझे नहीं करना, आपको कोऑपरेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ मोरालिटी आ चुकी है ऑटोनॉमी के अंदर, क्लियर बात है। सो ये बताया गया था किसके द्वारा, किसके द्वारा बताया गया था भैया, हमने यहाँ पर पढ़ा पियाजे, ओके। चलो, तो आज हमने भाई 2 थ्योरी को यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया है, 2 थ्योरी को हमने डिस्कस किया, एक तो जेरोम ब्रूनर और एक अपनी पियाजे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ एमसीक्यूज, जो कि हमारे जो ट्रायो हमने करे थे जिनके हमने एमसीक्यूज नहीं करे हैं, तो 4-7 क्वेश्चन उसके हम यहाँ पर करेंगे और प्रोबेबली शायद कल ही कर लेंगे, जिसमें पियाजे की थ्योरी रहेगी, ब्रूनर के क्वेश्चन भी उसमें शामिल रहेंगे, कोहलबर्ग की भी रहेगी, और मोरल डेवलपमेंट के क्वेश्चन अगर मिले तो ये भी मैं रख लूंगी उसमें, बाइबल्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको प्लीज सबने देखना है। और आज की इस क्लास में इतना ही है, कैसे लगी आपको ये क्लास मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इसके मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है तो आपको मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।